खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। और जब उसके अपने ही मंगेतर ने उसे एक रात के लिए अगवा करके उसके दामन पर कीचड़ उछाल दिया, तब उसके ताया का बेटा, जो पहले से शादीशुदा था, उसने 16 साल की कमसिन लड़की को अपना लिया। सुहागरात के बिस्तर पर वो डर के सिमटी हुई थी। मेरे सामने पाक दामन बनने का नाटक मत करो, तुम्हारी असलियत मैं जानता हूँ, और अभी साबित भी कर दूंगा। इतना कहकर उसने माया खान को बिस्तर पर धक्का दिया और अरसल छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? माया खान ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़ाई तो वो और भी तहस में आकर आग बबूला हो गया। इतना नाटक किस लिए? मेरी मंगेतर हो तुम, जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम रोक भी नहीं सकती। वो उसे बाजू से पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाया, मंगेतर हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं। माया खान भी उसी लहजे में बोली, गुलाम तो तुम हो, शादी के बाद तुम्हें ऐसा गुलाम बनाऊंगा कि तुम सिर उठाने लायक नहीं रहोगी। बहुत बोलती हो ना तुम, देखना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम आईने में अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाओगी। उसकी बातें सुनते हुए भी माया खान ने खुद पर काबू ना रहा और उसका हाथ उठ गया। वहां मौजूद सब लोगों ने ये देखा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? मैं, इससे पहले कि वो कुछ और गलत करता, गार्ड बंदूक लिए अंदर आ गया और यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसे बाहर निकाल दिया। माया खान रोते हुए अंदर चली गई। ये रोज की कहानी बन गई थी। यूनिवर्सिटी आते ही अरसल कभी हाथ पकड़ता, कभी खींचता, कभी जबरदस्ती करता। माया खान बड़ी मुश्किल से सब सहती थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो ताया के घर पली बड़ी थी। फूफी ने अपने बेटे की ख्वाहिश पर माया खान का रिश्ता मांग लिया, जबकि उनका इरादा किसी अमीर घर की बहू का लाने का था। लेकिन बेटे ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया। फिर उसी की जिद पर माया खान का रिश्ता तुरंत ही तय कर दिया गया। माया खान इस मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अरसल की आवारा और बिगड़ी हुई आदतों से अच्छी तरह जानकार थी। वो बहुत खराब इंसान था और हर लड़की के साथ उसके चक्कर थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ताया को मना कर सके। वो खुद से सवाल करती बाहर निकली, लेकिन आज उसे लेने ड्राइवर नहीं आया था। मीर हातिम की गाड़ी देखते ही माया खान उसकी तरफ बढ़ी। अरसल, जो वहीं बाहर खड़ा था, माया खान को मीर हासिम की तरफ जाता देख थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वो अपना बदला छोड़ने वाला नहीं था। माया खान आगे बढ़कर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। आगे वाली सीट पर मीर हासिम की बीवी बैठी थी। वो मुंह फुलाए हुए थी। मीर हासिम की शादी को अभी 6 महीने हुए थे, लेकिन बीवी 600 बार रूठ कर मायके जा बैठी थी। और फिर वहां से फोन आता कि इसे लेकर जाओ। वो एक पागल सी लड़की थी जिसे मीर हासिम की किस्मत में बांध दिया गया था। मीर हासिम उसे बहुत नरमी से संभालता था, लेकिन कभी कभी उसकी हरकतें देखकर वो बेहद परेशान भी हो जाता था। गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा था कि मीर हासिम के फोन की घंटी बजते ही तीनों चौंक गए। मीर हासिम ने फोन कान से लगाया। वो कैसे भाग गया? अभी कहाँ है? ठीक है, आ रहा हूँ। फिर उसने दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों को गाड़ी में ही थोड़ा इंतजार करना होगा, मुझे एक फरार कैदी पकड़ना है। उफ, अब हम यहाँ बैठकर वेट करें और तुम्हारा लाइव शो देखें? जिया ने मुंह बनाकर कहा, जहाँ वो भागकर पहुंचा है वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। मीर हासिम ने नरमी से कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। माया खान अब भी चुप थी। मीर बुज़दान और समारा का एक बेटा था मीर हासिम। वो पुलिस फोर्स में था और एसपी की पोस्ट पर था। बहुत सख्त स्वभाव, गुस्सैल और रूखा आदमी, लेकिन अपनी बीवी जिया से बहुत नरमी से बात करता था। जिया उसके मामू की बेटी थी। मामू के लिए मीर हासिम सबसे प्यारा था, क्योंकि उसने उनकी पागल सी बेटी को अपनाया था और उससे शादी की थी। और पिछले 6 महीनों से वो ऐसी शादी निभा रहा था जैसे कोई खराब इंजन वाली बिना पेट्रोल की गाड़ी घसीट रहा हो। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था और जिया उसके लिए एक चैलेंज थी। वो तय जगह पर पहुंच चुका था, जो एक स्कूल था। उसी स्कूल के अंदर वो फरार आदमी छुपा हुआ था। माया खान बेख्याली में उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर गई। वो जो सामने खड़े होकर स्कूल बिल्डिंग को ध्यान से देख रहा था। माया खान को बाहर आता देख वो वहीं चढ़ा गया। बाहर क्यों आई हो? अंदर जाकर बैठो। वो थोड़ा गुस्से में बोला, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं इस स्कूल में जा चुकी हूँ, मुझे इसके सारे रास्ते पता हैं। माया खान ने तुरंत जोश में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद संभाल लूंगा। मीर हासिम का लहजा अब भी वही सख्त था। लेकिन मीर हासिम भाई, आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको पता है अंदर कितने बच्चे हैं?
اگر آپ کی کسی غلطی سے انہیں کچھ ہو گیا تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے تانے سے بولا۔ آپ ابھی میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مایا خان کا موڈ بدل گیا۔ بے عزتی؟ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ اسے بھیج کر اپنی ٹیم کے پاس جا کر ڈیٹیل لینے لگا۔ وہ آدمی اسکول کی چھت پر تھا اور اس نے کافی بچوں کو بندھک بنا رکھا تھا۔ اسپیکر میر حاسب کو تھمایا گیا۔ منان، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ کوئی چالاکی کرنے کی بجائے تم خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ حاسم نے کہا۔ اوپر بیٹھا وہ آدمی جس نے ایک بچے کے سر پر بندوق رکھی ہوئی تھی نیچے جھانک کر گھبرایا اور پھر سے بیٹھ گیا۔ میرے 3 تک گننے تک اگر تم نیچے نہیں آئے تو مجھے ایکشن لینا پڑے گا۔ حاسم کی آواز سے وہ اور پریشان ہو گیا۔ حاسم اچانک ضیا کی آواز پر وہ مڑا تھا۔ وہ گاڑی میں نہیں ہے، مایا خان نہیں ہے، وہ باہر چلی گئی۔ ضیا گھبراتے ہوئے بولی۔ میر حاسم نے ہونٹ بھینچے، اسپیکر انسپکٹر کو دے کر ضروری ہدایتیں دی اور اسکول کی پچھلی طرف اوپر جانے لگا۔ انسپکٹر لگاتار منان کو نیچے آنے کی چیتابنی دے رہا تھا۔ حاسم چپ چاپ پیچھے سے اسکول بلڈنگ پر چڑھ رہا تھا۔ یہ 3 منزل کا چھوٹا سا اسکول تھا اور منان تیسری منزل کے بچوں کو بندھک بنائے بیٹھا تھا۔ انکل مجھے چھوڑ دو، چھوٹا بچہ روتے ہوئے بولا۔ چپ رہے، منان نے جھڑکا ہی تھا کہ اسے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو کر بندوق سیڑھیوں کی طرف تان گیا۔ اچانک ایک لڑکی سامنے آئی۔ پلیز گولی مت چلانا، مایا خان نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ منان اسے دیکھ کر بوہیں چڑھا گیا۔ تو یہاں کیسے پہنچی؟ بول نہیں تو سب کو مار ڈالوں گا۔ پلیز بچوں کو کچھ مت کرنا، انہیں جانے دو، وہ پولیس والا بہت سنکی ہے، وہ تمہیں پکڑ کر چھوڑے گا نہیں، کوئی رحم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم نے سچ میں یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے بندھک بنا لو، میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھے بچانے کے لیے تمہیں جانے دے گا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بچوں کو چھوڑ دو۔ آخری سیڑھی کے پیچھے چھپا حاسم یہ سب سن کر اندر ہی اندر دل ملا گیا تھا۔ بکواس بند کر اور بچوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جا، ورنہ یہیں سے گولی مار دوں گا۔ منان نے اسے دھمکایا۔ تمہاری گن میں صرف ایک گولی ہے اور تم صرف ایک ہی کو مار سکتے ہو، تو تمہیں مجھ پر بندوق ڈالنی چاہیے جس سے تمہارا فائدہ ہو، ان بچوں پر نہیں۔ مایا خان نے پھر سے اسے سمجھایا۔ اس کی پسٹل میں ایک ہی گولی تھی۔ یہ بات مایا خان پہلے سے ہی میر حاسم سے سن چکی تھی، کیونکہ وہ پسٹل کسی کانسٹیبل کی لے کر بھاگا تھا۔ باقی گولیاں وہ چلا چکا تھا، اب صرف ایک ہی گولی بچی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایسے پی مجھے یہاں سے جانے دے گا؟ منان اب بری طرح سے گھبرا کر اس کی بات سننے لگا، جبکہ میر حاسم بھی الجھ گیا تھا۔ تم ان بچوں کو جانے دو، بدلے میں خود تمہارے حوالے ہو جاتی ہوں۔ اگر اس نے تمہیں نہ جانے دیا تو تم وہ ایک گولی مجھے مار دینا۔ وہ کتنی آسانی سے خود کو مارنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میر حاسم کا من کیا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ ٹھیک ہے، تم ادھر آؤ، باقی سارے بچے ایک طرف جاؤ۔ منان اس کی باتوں میں آ ہی گیا۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اسے مایا کی چال سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ایک پولیس والے کو زخمی کر کے آیا تھا، ایسے میں پولیس والوں سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی، اسے بس کسی طرح یہاں سے بھاگنا تھا۔ سارے بچے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ حاسم نے انہیں چپ چاپ اشارہ کیا اور خود اوپر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں مایا اب منان کی طرف جا چکی تھی۔ ہینڈس اپ! اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، میر حاسم وہاں پہنچ گیا۔ منان گھبرا گیا، مایا کو پکڑ میں لے کر اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ دی۔ مایا کا دل بیٹھ گیا۔ ایسے بھی مجھے جانے دو، ورنہ اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بندوق نیچے رکھو اور لڑکی کو چھوڑ دو، میر حاسم نے نشانہ سادھتے ہوئے کہا۔ مایا نے ہلکا سا گردن موڑ کر منان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ایسے بھی بندوق پھینک دو، نہیں تو میں گولی مار دوں گا، منان پھر سے چلایا۔ اس پل میر حاسم کا جی چاہا کہ اس سامنے کھڑی لڑکی کی دھنائی کر دے، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر بہت بہادری دکھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ منان یا میر حاسم میں سے کوئی بھی گولی چلاتا، اچانک مایا خان نے جھک کر بچتے ہوئے منان کو زور سے دھکا دے دیا۔ اسی پل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر حاسم نے اس کے بازو پر گولی چلائی، جس سے اس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور اسے ترنت قابو میں کر لیا۔ پھر اس نے بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی ٹیم کو اوپر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں ٹیم پہنچ گئی۔ منان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے اسپتال لے کر جاؤ اور پھر اس کے سسرال، میر حاسم نے سخت لہجے میں کہا اور مایا خان کی طرف مڑا، جو ایک طرف کھڑی چین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹیم کے جاتے ہی میر حاسم غصے میں
उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो माया एकदम घबरा गई। क्या समझती हो तुम खुद को? बहुत बड़ी हीरो हो जो खुद को उस गुंडे के हवाले कर दिया तुमने। मीर हासिम का गुस्सा आसमान पर था। आप मुझ पर गुस्सा मत करें, मेरी वजह से ही सब ठीक हुआ है, माया ने मासूमियत से कहा। लेकिन इस बात ने उसे और चिढ़ा दिया। तुम्हारी वजह से सब बिगड़ा है माया। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? चलो घर, तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। वो उसे बाजू से पकड़कर नीचे सीढ़ियों की ओर ले गया। इंस्पेक्टर दानिश से सारी बातें करके वो माया को लेकर बाहर कार की तरफ बढ़ा, जहाँ जिया बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हद हो गई माया, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? कैसे ऊपर चली गई? तुम अपने आप को क्या समझती हो? लड़का हो। जिया ने भी उसे खरी खोटी सुनाई थी। माया चुप रही। मीर हासिम ने उसे फिर से घूरा था और कार स्टार्ट कर दी। माया जानती थी कि घर जाकर उसकी एक और क्लास लगनी है, लेकिन वो खुश थी कि उसने उन सब बच्चों की जान बचा ली, और अगर इसके लिए थोड़ा डांट सुननी पड़े तो ठीक था। मीर बुज़दान के छोटे भाई मीर असद खान की शादी उनकी ममेरी बहन सादिया से हुई थी। उनके एक बेटा मुस्तफ़ा और बेटी हेज़ल थी, जो विदेश में रहते थे। सबसे छोटे भाई मीर अली खान और उनकी बीवी आसमा खान एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनकी एक ही बेटी थी माया खान। जैसे ही मीर हासिम, जिया और माया के घर में दाखिल हुआ तो लगा जैसे घर में तूफान आया हो। अंदर काफ़ी शोर हो रहा था, लेकिन ये कैसा शोर है समझ नहीं आया। इतना ज़रूर पता लग गया कि उनकी फूफी घर पर है, और इसका मतलब था कि मीर हासिम इस वक्त उसके सामने नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी उनके सामने बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बेहद बदजुबान और बदतमीज़ औरत थी। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा माया। ये पहली और आखिरी बार है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मीर हासिम ने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। जिया भी नकचढ़े अंदाज में मुंह फेर कर उसके पीछे कमरे में चली गई। माया समझ नहीं पा रही थी कि आगे बढ़े या अपने कमरे में चली जाए, क्योंकि उसकी भी फूफी से बिल्कुल नहीं बनती थी। भले ही वो उसकी होने वाली सास थी, लेकिन उनका अंदाज, उनका रवैया और उनकी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर वो उनकी फैमिली में शादी के लिए तैयार हुई थी तो सिर्फ अपने ताया जान मीर बुज़दान की वजह से, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं कहती हूँ आप लोग मुझे शादी की तारीख क्यों नहीं दे देते? कब तक माया खान पढ़ती रहेगी? यूनिवर्सिटी जाकर लड़कों के साथ पढ़ने से क्या मिल जाएगा? आखिर करनी तो उसे घर गृहस्थी ही है ना, तो वही सिखाओ और रुखसती कर दो। फूफी की तेज आवाज कानों में पड़ी तो माया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो कौन होती हैं ये फैसला करने वाली कि उसे आगे क्या करना है? उसकी जिंदगी उनकी जागीर थोड़ी थी। माया अंदर ही अंदर भड़क रही थी। अरे आपा, मैंने कब मना किया है? लेकिन वो बच्ची है, पढ़ना चाहती है, पढ़ने दें उसे। रुखसत तो हो ही जाएगी ना, अभी तो इंटर के दूसरे साल में है। इंटर कर लेने दें, फिर जब चाहें तारीख ले लें, मीर बुज़दान ने अपनी बहन को नरमी से समझाया। बिल्कुल नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे आज ही आज तारीख दो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा अरसल तो बाहर जाने के चक्कर में है। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाकर वहीं का होकर रह जाए। कम से कम शादी हो जाएगी तो एक सहारा होगा कि वो वापस आएगा। इसलिए मुझे तारीख दे दो और मेरी इतनी मिन्नतें मत करवाओ। ऐसी भी क्या हूर परी है? फूफी की जबान हमेशा की तरह जहरीली थी, इसलिए घर में हर कोई उनसे डरता था। मीर बुज़दान ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। माया उन्हें भी अपनी बेटी जैसी ही प्यारी थी। उनका तो दिल था कि माया ही उनकी बहू बने। भले वो मीर हासिम से 10 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि वही उनकी बहू हो। पर उनकी बीवी की ख्वाहिश उस पर भारी पड़ गई, और उनके भाई की ये जिद थी कि जिया मीर हासिम की बीवी बने। इसलिए 6 महीने पहले मीर हासिम की शादी जिया से कर दी गई थी। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो अगले महीने की तारीख रख देते हैं, कहते हुए उन्होंने अपनी बीवी की समारा की तरफ देखा। ठीक है आपा, जो कह रही हैं, हमसे बड़ी हैं, समझदार हैं, पूरी कर दें उनकी ख्वाहिश। जो बाद में करनी है वो अब कर दें, क्या फर्क पड़ता है? समारा बेगम ने लापरवाही से कहा, और सबकी रजामंदी से 15 दिन बाद की तारीख तय कर दी गई। माया अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई, बिल्कुल चुप। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन शायद उसे ये भी हक नहीं था। वो जानती थी कि उसके नसीब में वही एक निकम्मा इंसान लिखा है। फिर भी वो अल्लाह से चमत्कार की दुआ कर रही थी। वो सोच रही थी कि अरसल जैसे आदमी के साथ वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी। 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। आज वो बहुत दुखी थी और अपने माँ बाप को याद कर रही थी। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते
तो क्या वो उसे ऐसे किसी निकम्मे के हवाले कर देते? कभी नहीं। अगर ताया जान और ताई जान की खुद की कोई बेटी होती तो क्या वो उसे अरसल जैसे इंसान को देते? कभी नहीं। फिर सिर्फ मैं ही क्यों? यही सोचकर वो अचानक उठकर बैठ गई। आंसू अब भी लगातार बह रहे थे। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। आज सबने साबित कर दिया कि मेरी किसी की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ये सोचते हुए उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शादी की तारीख तय होते ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन दूसरी तरफ अर्शल को अभी भी यही डर लगा हुआ था कि माया खान शादी के समय कहीं मना न कर दे। इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि वो चाहकर भी शादी से इनकार ना कर सके। इसके लिए उसने माया को किडनैप करने का प्लान बनाया। आज माया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने यूनिवर्सिटी से जल्दी घर जाने का सोचा। माया, कहाँ जा रही हो? अभी तो 2 क्लास बाकी हैं। उसकी दोस्त फाइजा ने आवाज़ लगाई। उसके लहजे में चिंता साफ थी। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ और क्लास नहीं ले सकती, माया ने धीमी से कहा। कोई बात हुई है माया? तो मुझे बताओ, फाइजा ने प्यार से पूछा। नहीं, बस सिर दर्द है, घर जाना चाहती हूँ, माया ने उसे टालते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से वो रोज वैन से घर जाती थी, लेकिन आज जल्दी निकल आई थी, इसलिए उसे स्टॉप तक पैदल जाना था। वो सोचों में गुम स्टॉप तक पहुंची रही थी कि अचानक एक कान ने उसका रास्ता रोक लिया। वो डर कर पीछे हटी ही थी कि कार से 2 नकाबपोश ने उसे गन पॉइंट पर लेकर जबरदस्ती कार में बिठा दिया और वहां से ले गया। शाम हो गई, लेकिन घर में किसी को पता ही नहीं चला कि माया अभी तक यूनिवर्सिटी से घर नहीं आई। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सभी के लिए वो बस घर में रखा हुआ एक शोपीस थी, जिसके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज माया दिखाई नहीं दे रही। सब ठीक है। आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली हमारी बेटी। शाम के समय मीर बुज़दान को उसकी कमी महसूस हुई तो उन्होंने समारा बेगम से पूछा था। पता नहीं, आज यूनिवर्सिटी से आकर कमरे में चली गई थी, तनक के बैठी है, खाने के समय भी नहीं आई, समारा बेगम ने फोन में मसरूफ रहते हुए कहा। मालिन को भेजकर माया को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मीर बुज़दान ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। समारा बेगम ने नौकरानी को माया को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद नौकरानी वापस आकर बोली, साहब जी, माया बीवी तो कमरे में है ही नहीं। क्या मतलब नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? अंदर ही होगी, जाओ ठीक से देखो। समारा बेगम ने झुंझला कर कहा। नहीं बीबी जी, मैंने पूरा चेक किया है, वहाँ माया बीवी है ही नहीं। ये सुनकर समारा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मीर बुज़दान ने गंभीर नजरों से समारा की तरफ देखा। क्या वो यूनिवर्सिटी से वापस आई थी? आई आई होगी, समारा घबरा गई। नौकर की तरफ देखते ही समारा बेगम गड़बड़ा गई। बहुत अफसोस की बात है समारा बेगम कि आपको ये पता तक नहीं कि वो यूनिवर्सिटी से वापस आई भी है या नहीं। अगर माया खान की जगह आपकी बेटी होती तो क्या शायद आप इस बात पर ध्यान रखती। मीर बुज़दान ने गुस्से में कहते हुए अपनी सीट से उठ गए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो यूनिवर्सिटी से घर वापस नहीं आई? न जाने कहाँ चली गई है। उसे देखने की बजाय, उससे पूछने की बजाय आप मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। मीर बुज़दान ने पूरी हवेली में चेक करवाया, लेकिन माया का कहीं पता नहीं चला। पापा टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, पुलिस स्टेशन चलता हूँ, वहाँ बात करता हूँ और फिर अपनी टीम को लेकर ढूंढता हूँ। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी किडनैपर का फ़ोन आए तो अगर थोड़ी देर पहले पता कर लेते तो चलिए मैं यूनिवर्सिटी जाकर भी पता करता हूँ। फिक्र न करें, मीर हासिम ने अपने पापा को दिलासा दिया और बाहर निकल गया। वो अभी अभी घर पहुंचा ही था और तुरंत ही माया खान की गुमशुदगी की खबर उसे मिली और वहीं से वो मुड़कर वापस निकल पड़ा। मीर हासिम, तुमने क्या पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है? अचानक जिया उसके सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अब की बार हासिम के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। आपने पुलिस स्टेशन में जाकर बता दो कि एक लड़की गायब है। गायब क्या? हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। जिया, अपनी इस जुबान पर लगाम रखो। माया ऐसी लड़की नहीं है। ये तो तब पता चलेगा ना जब वो वापस आएगी। अपना मुंह काला करके किसी के साथ अब तुम हद पार कर रही हो। मीर हासिम का खून खौल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिया किसी लड़की के बारे में इतनी गिर चुकी बातें कैसे कर सकती है। खैर जो भी हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम गए तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। क्या बचपना है ये जिया? हर छोटी बात पर तुम यही धमकी देती हो।
میرا جانا ضروری ہے، اندر جاؤ۔ نہیں میر حاسم، اگر تم خود گئے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تمہیں صرف تمہاری نوکری ہی اہم لگتی ہے، میں کہیں نہیں آتی تمہاری زندگی میں۔ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے، چلو کمرے میں۔ جیا نے اس کی کلائی پکڑ لی، لیکن میر حاسم نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ جیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میر حاسم نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ سے چھڑایا۔ میرا فرض پہلے، باقی سب بعد میں، سخت آواز میں کہہ کر وہ گھر کی دہلیز پار کر کے نکل گیا۔ اور جیا کے دماغ میں یہ بات گہرائی تک بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے خان بلا چھوڑنے کا ون بنا لیا تھا۔ کوئی ہے، دروازہ کھولو، کوئی تو کھولو، خدا کا واسطہ ہے۔ مایا خان کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف پورا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آواز بھی گلے میں اٹک رہی تھی۔ کون تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ کیوں کیا؟ یہ سوچ کر مایا خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا گھر والوں کو پتا ہوگا کہ میں گھر نہیں پہنچی؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ مایا خود سے سوال جواب کرتی ہوئی دیوار سے لگی بیٹھ گئی۔ اسے بار بار یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا، لیکن پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک پل کو اس کو جھپکی آئی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اندر وہی نقاب پوش آدمی داخل ہوا جس نے اسے گن پوائنٹ پر کڈنیپ کیا تھا۔ مایا خان گھبرا گئی، دیوار کا سہارا لے کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ آدمی چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر مایا پر ڈالی۔ جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب تم جا سکتی ہو، اس نے دور کھڑے سخت لہجے میں کہا۔ مایا کو یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ سچ میں اسے جانے دے رہا ہے، پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ وہ آدمی 2 قدم آگے بڑھا تو مایا خان ڈر کر پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے کونے سے جا لگی۔ خبردار پاس مت آنا، نہیں تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو مار سکو۔ تمہارے پاس بس 5 منٹ ہے، جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، 5 منٹ بعد تم ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گی، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ مایا خان خود کو سنبھالتی ہوئی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ رہی ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر بالکل سناٹا تھا، جیسے گھر میں کوئی مر گیا ہو۔ مایا خان کے بکھرے وال اور بکھری حالت دیکھ کر سب سے پہلے شمارا بیگم نے اسے روک لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ سمارا بیگم کے لہجے نے اسے جیسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ تائی امی میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے، کیا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنی دیر میں سب لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے، میر حاسم کو چھوڑ کر جو ابھی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور جیا بھی کمرے سے نکل کر باہر آئی اور غصے سے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی لیکن سمارا بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ میر بزدان مایا کے قریب آئے اور سوالیہ نظروں سے پوچھا، مایا تم کہاں تھی پوری رات؟ تایا جان مجھے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ اچھا، تمہیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور پھر اس نے خود ہی چھوڑ دیا؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ سمارا بیگم غصے سے بولی اور مایا خان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اچانک پھوپھی کے آنے پر سب گھبرا گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے ساتھ ارسل بھی تھا۔ مایا خان نے روتے ہوئے کہا، تایا جان میری بات مان لیجیے، مجھے سچ میں کڈنیپ کیا گیا تھا، لیکن وہاں موجود کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب کے چہرے پر شک تھا۔ مایا کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ ارسل اچانک غصے میں اس پر جھپٹا اور بولا، میری منگیتر ہو کر اور مجھ سے شادی کرنے والی ہو کر تم رات کس کے ساتھ بتا کر آئی ہو؟ اس نے مایا کے بال پکڑ لیے۔ سب لوگ اسے اتنے ہنسک انداز کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن کسی نے اسے روکا نہیں۔ وہ چلایا، بولو رات بھر کس کے ساتھ تھی؟ پھر اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے آنگن میں زور سے دھکا دیا اور مایا منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ تایا جان تڑپ کر اس کی طرف بڑھے لیکن سارا بیگم نے انہیں روک دیا۔ وہ بولی، وہ پوری رات گھر سے باہر رہی ہے میر صاحب، اب اس پر دیا مت دکھائیے ورنہ پچھتائیں گے۔ پوچھنے دیجیے ارسل کو، یہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، حق رکھتا ہے۔ آج جیسے موقع اسے ملا ہی تھا کہ وہ تماچا واپس دے جو مایا نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے مارا تھا۔ آج ارسل اس کے گھر والوں کے سامنے اسے مار رہا تھا۔ مایا جس درد میں تھی اسے دیکھ کر کوئی بھی پگھل جاتا، لیکن افسوس اس کے اپنے بھی اس کے لیے نہیں پگھلے۔ بتاؤ رات بھر کہاں تھی تم؟ ارسل نے اس پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اسی پل میر حاسم نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا
اس کے اچانک وہاں آ جانے پر ارسل بری طرح سے چڑ گیا۔ یہی تو موقع تھا اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مایا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میر حاسم نے اس کی کلائی زور سے پکڑ کر پیچھے موڑی تو ارسل کی چیخ نکل گئی۔ پھوپھی گھبرا کر آگے بڑھی۔ حاسم کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹی کی بازو چھوڑو۔ پھوپھی کے بیچ میں آنے پر حاسم نے اس کی عزت میں ارسل کی کلائی چھوڑ دی۔ ہائے میرا بچہ، کیا حال کر دیا میرے بچے کا! ارے کچھ کہنا ہے تو اس بچلن سے کہو۔ پھوپھی کا زہر اگلنا ابھی بھی جاری تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ جب اتنا ہی بھروسہ نہیں تھا تو شادی کیوں کر رہے تھے آپ؟ میر حاسم کی اونچی آواز سن کر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہی ہے حاسم، سارا بیگم نے بیٹے کے پاس آ کر بتایا تو اس نے بوہیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگوں کو پرمٹ مل گیا کہ آپ اسے ماریں؟ مایا اپنی ناک سے بہتا خون آستین سے پوچھتے ہوئے سبھی کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا وہ رات بھر گھر سے باہر رہی، کیا میرا بیٹا پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ پھوپھو اور بولنے ہی والی تھی کہ حاسم نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی حق نہیں آپ کا، نہ آپ کو نہ کسی اور کو، کہ آپ کسی کو اس طرح مار پیٹ کریں۔ کچھ پل کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا اور بابا آپ کیوں چپ چاپ کھڑے رہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ مایا ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پھر کیوں آپ نے یہ سب ہوتے دیکھا؟ بہت دکھ ہو رہا ہے آج مجھے۔ حاسم کی بات پر تایا جان کا سر نیچے جھک گیا۔ ارے رہنے دو، یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں۔ لڑکی رات بھر گھر سے باہر رہی ہے، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ میرا بیٹا تو نہیں کرے گا، پھوپھی نے صاف صاف کہا۔ ارے پھوپھی چنتا کیوں کرتی ہیں، یہ ہے نا؟ جیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ کر لیں گے اس شریف جادی سے نکاح۔ سب نے اسے دیا بھری نظروں سے دیکھا۔ سمارا بیگم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ جو بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی وہ اس نے منہ سے نکال دی۔ اب میر حاسم کو ایک نئی بات مل گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں پھوپھو؟ مایا اور ارسل، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، کون جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ اب اس گناہ کی پوٹلی کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ ارسل میر حاسم کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کلائی پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اب جب ارسل ہی رضامند نہیں تو اس رشتے کو ابھی اسی وقت ختم سمجھیے۔ پھوپھی نے بھی حد کر دی اور اپنی ہی بول کر بنا کسی کی سنے باہر چلی گئیں۔ مایا ابھی بھی ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ بابا مایا کو اندر آنے دیں پلیز، یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ سمارا بیگم کی بات پر مایا نے بھیگی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسا مت کرے مما، وہ کہاں جائے گی؟ صرف میر حاسم ہی تھا جو اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا، باقی سب تو منہ پھیر چکے تھے۔ جہاں رات بھرتی وہیں چلی جائے، یہ تایا جان کے شبد تھے جنہوں نے مایا کی آتما تک کو چیر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کے لیے میں ناپاک ہوں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ میر حاسم نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی تیز نظر سے مایا کی پلکوں نے جھک جانا ہی بہتر سمجھا۔ بابا یہ گھر مایا کا بھی ہے، اس گھر کی سدسیہ ہے وہ، اور کل جو اس کے ساتھ ہوا ہے میں اس کا پورا بیان لوں گا، اور قانون کا آدمی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ سب کی جان مال کی حفاظت کروں، اس لیے مایا یہیں رہے گی۔ میر حاسم کی بات پر میر بزدان نے مایا کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ یہ تماشا اب یہیں ختم کرو میر حاسم، کہتے ہوئے سمارا بیگم بھی کمرے میں چلی گئیں۔ سب ایک ایک کر کے جا چکے تھے، کسی نے بھی مایا کے درد کو محسوس نہیں کیا۔ اب وہاں مایا، جیا اور میر حاسم ہی بچے تھے۔ آپ بھی آ جائیے اب کمرے میں، یا نکاح کے بعد ہی آئیں گے؟ جیا کے طنز پر میر حاسم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم جاؤ میں آتا ہوں، ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہی جیا پیر پٹکتے ہوئے اندر جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میر حاسم غصے میں مایا کی طرف بڑھا، اس کی کلائی پکڑ کر اسے اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اندر پہنچ کر اسے بستر پر دھکا دیا۔ کہاں تھی تم رات بھر؟ بولو، پاگلوں کی طرح پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا میں کل سے، کوئی اندازہ ہے تمہیں کتنا پریشان کیا تم نے ہمیں؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا، پریشانی بھی اور بے چینی بھی، کہیں سے بھی نفرت یا گھن نہیں تھی۔ اس لیے مایا خان نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سن کر میر حاسم کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ یقین مانو حاسم بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ میر حاسم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھ کر مایا کو برا لگا، پھر بھی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے پکڑا دیا۔ میر حاسم نے اس کی ناک کے زخم صاف کیے اور اس کی کلائیوں کے گھاؤ بھی صاف کیے۔ جو تم بتا رہی ہو اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے مایا۔ ایک تو وہ تمہیں کڈنیپ کریں اور ساری رات ایک کمرے میں بند رکھیں اور صبح ہوتے ہی چھوڑ بھی دیں، ماننا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا اور مایا اپنے کردار پر لگے داغ کو لے کر رو پڑی۔
शादी की जो तारीख रखी गई थी वो दिन आया तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी माया से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सबके लिए वो बस एक बेकार की चीज थी जिसके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन में 2 वक्त का खाना भी नौकरानी से उसके कमरे में छोड़ा जाता था। समारा बेगम ने उसे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से मना कर दिया था। चारों तरफ खामोशी का राज था। माया ने इसे भी किस्मत का लिखा समझकर सह लिया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी ही पलट गई। समारा बेगम ने रिश्ते वाले एक आदमी और औरत को बुला लिया और बिना बताए माया का निकाह पक्का कर दिया। मीर बुस्तान को भी उन्होंने चुप करा दिया। हाँ, मीर हासिम 2 दिन से घर पर नहीं था और इसी का फायदा उठाकर समारा बेगम ने जिया के साथ मिलकर ये फैसला कर डाला। रूपावा और कामरान, ये दोनों जिया के मामा के कजिन थे। कामरान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और रूबावा अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। जिया ने जब समारा से बात की तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मीर बुज़दान को ये रिश्ता ठीक नहीं लगा। कामरान की उम्र 40 से ऊपर थी, तगड़ा सा आदमी, और माया की उम्र मुश्किल से 18 साल थी, पर समारा बेगम को बस उसे जल्द से जल्द घर से निकालना था। अभी निकाह का इंतजाम भी पूरा नहीं हुआ था कि माया को जब पता चला तो वो रोते हुए बाहर भागी। तभी उसकी टक्कर अंदर आते हुए मीर हासिम से हो गई। उसे रोता देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे ये निकाह नहीं करना, आप प्लीज ताईजान को मना कर दें, मुझे नहीं करना। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मीर हासिम ने हैरानी से अंदर गया और अपने पापा को देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर बात की हामी कर दी थी। समारा बेगम और जिया मीर हासिम को घर में अचानक देखकर घबरा गई, और कामरान को देखकर तो मीर हासिम का खून ही खौल गया था। उसी पल उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, माया खान से निकाह करूंगा। सभी के होश उड़ गए थे। जिया तो पागल होने को थी। उसने घर को जंग का मैदान बना दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीर हासिम? तुम शादीशुदा हो और इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? समारा बेगम चिल्लाई, मैं फैसला ले चुका हूँ, मैं माया से निकाह करूंगा। मीर हासिम की बात सुनकर जिया अपना आपा खो बैठी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, तुम मुझे यूं बदनाम नहीं कर सकते। जिया ने मीर हासिम का कॉलर पकड़ लिया। अपने हाथों को काबू में रखो जिया, वरना मेरा भी दिमाग घूम सकता है। वो गुस्सा दबाते हुए ठंडे लहजे में बोला, तो ठीक है, अगर तुमने माया खान से निकाह किया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जिया भी सीधे भिड़ गई थी। घर का माहौल कड़वाहट से भर गया था। मुझे आपसे निकाह नहीं करना। माया की आवाज पर सब चौंक गए थे। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मीर हासिम ने उसे भी गुस्से से डांट दिया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना निकाह, वो सीधे से बोली थी। करना पड़ेगा समझी। मीर हासिम उसके पास आकर धीमे मगर डरावने लहजे में गरजा था। फिर उसके झुके सिर को देखकर वापस अपने पापा के पास गया और बोला, निकाह का इंतजाम आप करेंगे या मैं खुद करूं? उसके पक्के अंदाज पर मीर बुज़दान ने रोती हुई माया खान की तरफ देखा, जो पिछले 1 हफ्ते से बस रो ही रही थी और आज उस पर उसकी ताई कितना बड़ा जुल्म ढा रही थी। वो अपने मर चुके भाई के सामने कयामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीर बुज़दान ने समारा की बातों को अनसुना किया और तुरंत मौलवी को बुलाने का कह दिया। ये सुनकर समारा बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। जिया उनकी भतीजी थी और अब अगर उस पर सौतन आ जाती तो उनके भाई का क्या रिएक्शन होता। उधर जिया कमरे में जाकर सब कुछ तहस नहस कर रही थी, जबकि मीर हासिम किसी को ये नहीं बता रहा था कि वो निकाह क्यों करना चाहता है। इसके पीछे असल वजह क्या है? बस वो जल्द से जल्द माया खान को निकाह में लेना चाहता था। कोई भी उससे पूछता तो वो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में निकाह का इंतजाम हो गया, मगर माया खान ने निकाह से इनकार कर दिया। मीर हासिम गुस्से से उसके कमरे में घुसने लगा कि मीर मुज़दान ने उसे रोक दिया और खुद माया से बात करने अंदर चले गए। काफी समझाने के बाद ही वो बाहर निकले। जिया उधर बदतमीजी का तूफान मचाए हुए थी। उसका वश चलता तो माया खान को मार देती। माया रोते हुए निकाह कबूल कर लिया। कभी वो उसे भाई कहती थी और आज वही उसका शौहर बन रहा था। निकाह में घर के सभी लोग शामिल थे सिवाय समारा और जिया के। दोनों कमरे में थी। समारा अपनी भतीजी के गम में डूबी थी। निकाह पूरा होते ही मीर बुज़दान ने बेटे को मुबारकबाद दी। वो गहरी सांस लेकर बाप से लिपट गया। बेटा हो तो तुम जैसा, वो फक्र से बोले, मगर मीर हासिम एक पल के लिए भी मुस्कुरा नहीं सका। अब मुझे नहीं लगता किसी को माया खान से यहाँ रहने पर ऐतराज होगा। निकाह के बाद उसके शब्दों में साफ इशारा था।
जिया अपना सामान लेकर बाहर आई तो समारा बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं फूफो, आज नहीं। आज मीर हासिम ने सब खत्म कर दिया। मुझे 1 मिनट भी उसके साथ नहीं रहना। ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ कर आए। जिया ने ठंडे अंदाज में कहा। ड्राइवर क्यों, मैं खुद छोड़ आता हूँ, चलो मेरे साथ। मीर हासिम उसकी कलाई पकड़कर उसका सामान उठाए गेट की तरफ बढ़ा। मीर रुक जाओ, बीवी है वो तुम्हारी, एक बार सोच तो लो, समारा बेगम ने आवाज लगाई। मगर आज मीर हासिम किसी की सुनने के मूड में ही नहीं था। वो सच में जिया को उसके माँ बाप के घर ले आया। दरवाजे पर गाड़ी रोककर वो उसके उतरने का इंतजार करने लगा। तुम बहुत पछताओगे मीर हासिम, जिया दुख से बोली, और जो तुमने किया है उस पर मैं तुम्हें पछताने का एक मौका भी नहीं दूंगा जिया। तुमने मेरी नरमी का बहुत फायदा उठाया है, ये जानते हुए भी कि मैंने कभी तुमसे कोई हक नहीं मांगा। हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहा तुम्हारे साथ, और तुमने आज साफ कर दिया कि मेरी दोस्ती और नरमी की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। इसलिए बस अब तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। हाँ, अब यही कहना था तुम्हें, क्योंकि अब कम उम्र की लड़की तुम्हारी बीवी बन गई है। अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना। जिया तंज से बोली। तुमने मुझे कब क्या दिया है जिया? तुम जानती हो तुमने कब मुझे अपना समझा, कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ? बताओ, एक दिन भी तुमने मुझे मेरा हक देने का सोचा? मीर हासिम आज उसे हर बात का जवाब सुना रहा था। जिया का सिर झुक गया। हाँ, गलती मेरी है, लेकिन क्या इतनी बड़ी सजा दोगे कि दूसरी शादी कर ली, मेरी जगह किसी और को दे दी? हाँ दी है, क्योंकि तुमने उसकी जगह छीनी है जिया, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। इसलिए ज्यादा मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। तुम मुझे छोड़ दोगे? अब वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। एक पल को हासिम का दिल नर्म हुआ। इरादा नहीं है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता जो तुमने किया उसके बाद। शुक्र करो कि तुम्हें कानून के हवाले नहीं किया। माँ बाप के घर छोड़ कर जा रहा हूँ। उम्मीद है अब अपनी चालाकियों से बाज आ जाओगी और कोई और तमाशा नहीं करोगी। मीर हासिम उसे समझाता हुआ उसके गाड़ी से उतरने का इंतजार कर रहा था, और जिया चुपचाप नीचे उतर गई। उसने सामान बाहर रखवाया और अपने मामा को फोन करके बाहर बुलाया। वो इतनी रात गए उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गए। हासिम, सब ठीक तो है ना? क्योंकि आज तक जिया नाराज होकर अकेली ही आई थी और हासिम हर बार उसे मनाकर वापस ले गया था। लेकिन आज हासिम खुद उसे छोड़ने आया था। मतलब मामला बहुत ज्यादा खराब था। आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। एक क्रिमिनल की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हासिम की बात पर सिद्दीकी साहब का दिल कांप उठा। हासिम, कोई गलती हो गई है क्या जिया से? तो माफ कर। अब तक वो तो सिर्फ माफ ही करता आया हूँ मामू, और आप ये जानते हैं। लेकिन आज बात माफी के लायक नहीं है। उसके ठोस लहजे ने उन्हें चुप करा दिया। जिया का सिर झुका हुआ था। मतलब वो खुद भी जानती थी कि उसने क्या किया है। उम्मीद करता हूँ अब आप मुझे किसी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जब भी कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, मैं तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगा। हासिम का ये आखिरी वार बहुत भारी था, और वो मुड़कर वापस चला गया। हासिम प्लीज माफ कर दो, वो रो पड़ी। हासिम ने मुट्ठियां कस ली। मेरी जिंदगी में तुम सबसे पहले हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं बहुत पहले अरसल के साथ शादीशुदा रिश्ता बना चुकी होती, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी वफा पर शक मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और इन पलों में हासिम 100 मौत मर चुका था। जब वो किसी और की बाहों में थी, उस तकलीफ को हासिम ने कैसे सहा था, ये वही जानता था, या उसका खुदा। मेरी तरफ से तलाक के कागज मिल जाएंगे। इतना कहकर हासिम वहां और नहीं रुका। ये उसकी शराफत थी कि उसने अपनी बीवी की बेवफाई और उसके नाजायज रिश्ते को चुपचाप सह लिया, वरना कोई और होता तो शायद जान ही ले लेता। वो जा चुका था और जिया के हाथ सिर्फ पछतावा ही आया था। जैसे ही वो खानबिला में दाखिल हुआ, भारी खामोशी ने उसका स्वागत किया था। वो वैसे भी काफी देर से पहुंचा था। मीर बुज़दान बाहर लाउंज में उसका इंतजार कर रहे थे। उसे आता देख चौंके। यहाँ क्यों बैठे हैं बाबा? सोच रहा था बेटा, अपना हिसाब कर रहा था कि उस बच्ची के साथ हमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। जाने अनजाने में उसे तकलीफ दी, उसके किरदार पर उंगली उठाई। हम ही थे जिन्होंने उस पर शक किया। कितना गलत किया हमने उसके साथ। उसके दिल से तो हमारे लिए बस आ ही निकली होगी। वो दुखी और नम आवाज में बोले, जानता हूँ बाबा, और इन्हीं बातों का असर उतारने के लिए ही मैंने उससे निकाह किया है। मीर हासिम उसके पास ही बैठकर उनका हाथ थामता हुआ बोला था। काश सब ऐसा ना होता, काश सब कुछ खुशी से होता, कितना अच्छा होता। मीर बुज़दान की वर्षों की ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी, उन्होंने सोचा भी नहीं था।
बाबा, हर काम का एक वक्त होता है, जो जिस समय पर होना होता है वही होता है। आप ज़्यादा मत सोचें, अपने कमरे में जाकर आराम करें। माया खान थोड़ी अपसेट होगी, उसे प्यार से संभालना, उसे और कोई तकलीफ नहीं देना, वरना हमारे पास सिर्फ पछतावा ही बचेगा। वो उठते हुए उसे समझाना नहीं भूले, जबकि हासिम के दिमाग से तो अभी निकला ही गया था कि अगला पड़ाव तो अभी बाकी है, और माया खान को समझाना कोई आसान काम नहीं था। वो ना बात जल्दी समझती थी ना सुनती थी। हासिम सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। जो कुछ जिया बिखेर कर गई थी वो सब सिमटा हुआ था। बस कमरे में परफ्यूम की बोतल टूटने की वजह से अच्छी खासी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन कमरे में माया खान कहीं नहीं थी। उसने पूरा कमरा चेक किया पर वो वहां नहीं थी। कमर पर हाथ रखे वो कुछ सोचता हुआ माया खान के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो पूरे हक से बिना इजाज़त अंदर चला गया। माया खान बिस्तर पर कफट ओढ़े सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, हासिम समझ नहीं सका, लेकिन उसका यूं पहले दिन कमरे में ना आना मीर हासिम को बहुत खटका था। यही ढील उसने जिया को दी थी, और अब वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। वो अपना हक भी लेना चाहता था और अपनी नई दुल्हन को अपना हक देना भी चाहता था। आगे बढ़कर उसने देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। मीर हासिम ने उसे अपनी बाहों में भरा तो वो जैसे एक पल को पहले नींद में थी, अचानक जैसे हवा में उड़ती हुई महसूस कर डरी सहमी सी आंखें खोल बैठी। खुद को हासिम की बाहों में पाया तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। छोड़िए, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। कमरे में लाकर उसने दरवाजा पैर से बंद किया और उसे बिस्तर पर लिटाकर पीछे हट गया। ये क्या बदतमीजी है, वो तुरंत पीछे हटते हुए वेट ग्राउंड से टिक कर बोली। अगर यही मैं पूछूं कि बदतमीजी कौन कर रहा है? हासिम कमर पर हाथ रखे माथे पर बल डालकर बोला। निकाह किया है ना तुमसे, तो तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए था ना। सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती कब हुई? वो हिंस चढ़ा कर बोली थी। क्यों इनविटेशन देता तो आ जाती। हासिम अपनी जैकेट उतार कर एक तरफ रखते हुए बोला। वो जवाब से डर गई। मुझे अपने कमरे में जाना है, वो बुदबुदाई। बिल्कुल नहीं, अब से तुम यहीं रहोगी हमेशा, मेरे कमरे में, मेरे पास, और बहुत पास। वो घुटने बिस्तर पर रखकर उसके करीब आया तो वो सरक कर पीछे हटी थी। आप भूल रहे हैं कि आपकी एक पहली बीवी भी है, उसका हक पहले है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसके माँ बाप हैं संभालने वाले। तुम बस मेरी फिक्र करो। वो उसके बालों से हाथ डालकर उसे अपने चेहरे के करीब लाता हुआ गहरी सांस ले रहा था, खुद को मनाने की कोशिश करते हुए कि वो उसकी है और उस पर पूरा हक है। क्या आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे? वो कांपते हुए बोली। मुझे यकीन है तुम मुझे बदतमीजी करने का मौका ही नहीं दोगी। मीर हासिम मुस्कुराकर प्यार से बोला और एक आंख से पिंग किया। आप हासिम भाई। वो उससे चुप कर आ गया। क्या कर रही हो? अभी अभी निकाह हुआ है, तुड़वाना है क्या? हाँ तो आप मुझे डरा रहे हैं। एक तो अचानक निकाह कर लिया, अब मुझे अपने कमरे में ले आए, और अब ये सब। वो रो पड़ी और यही हासिम की हिम्मत टूट गई थी। उसका दिल बहुत नर्म था, किसी की आंखों में आंसू वो देख भी नहीं सकता था, खासकर अपनी वजह से। वो चुपचाप पीछे हट गया। माया खान, मैंने कभी किसी के साथ किसी भी मामले में बदतमीजी नहीं की, यहाँ तक कि जिया से भी कभी अपना हक। वो बोलते बोलते रुक गया। जिया उसकी पहली बीवी थी, भले ही वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन उसकी इज्जत पर उंगली उठाने जैसा काम वो कभी नहीं कर सकता था। यही उसकी अच्छी फितरत थी। तुम्हें वक्त चाहिए इस रिश्ते को निभाने के लिए, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। बस मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला। आप जानते हैं मैं एक पूरी रात घर से बाहर। हाँ जानता हूँ सब, और ये भी जानता हूँ कि तुम पाक साफ हो। हासिम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए बहुत यकीन से कहा। माया खान उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। हो सके तो जिया को माफ कर देना माया, वो मेंटली बहुत परेशान है, शायद इसलिए। इसलिए क्या मीर? माया खान का दिल जोर से कांपा। उसने तुम्हें अरसल के साथ मिलकर किडनैप करवाया। माया खान को अपनी सुनी बात पर यकीन नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया जो जिया भाभी मेरे साथ? मेरी वजह से? हासिम ने गहरी सांस ली। मेरी गलती थी कि मैंने उसके सामने गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और बस वो बात उसके दिमाग में अटक गई। बाद में समझाया भी, लेकिन उसे यही लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। समझी ही नहीं वो। गुस्से और जिद में उसने अरसल को अपना हथियार बना लिया और तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें इस घर से निकाल सके। पर मेरी शादी तो हो रही थी ना अरसल से, तो मैं चली जाती।
फिर क्या परेशानी थी उन्हें? वो उठकर हासिम के सामने आ गई। वो सवाल पूछ गई जिसका जवाब हासिम देना नहीं चाहता था। वो होठ भींच कर जमीन को घूरने लगा। जो हुआ सब भूल जाओ माया, और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। जितना वक्त लेना है ले लो, मैं सारी जिंदगी देने को तैयार हूँ। बस मुझे कभी चोट मत देना। वो बार बार ऐसा क्यों कह रहा था? माया खान को कुछ अंदाजा होने लगा। आप अपनी बीवी के गुनाह को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं मीर हासिम। हासिम के खामोश रहने पर भी वो सब कुछ समझ गई थी। मैं किडनैप हुई और अरशद था किडनैपर। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और फिर छोड़ भी दिया। मतलब उसे इजाज़त नहीं थी जिया की, क्योंकि जिया खुद अरसल। अब और कुछ मत बोलो माया, बात यहीं ख़त्म करो। वो थके हुए अंदाज में बोला। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप चुप रहकर उसका साथ दे रहे हैं। सबके सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए, जाने क्या क्या कहा गया। मैंने सब सुना और अब जब सच्चाई बताने का वक्त आया है तो आप कहते हैं चुप रह जाऊं। आपकी नज़र में अभी भी उसी की इज्जत ज़्यादा कीमती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। वो आंसू भरी आवाज़ में बोली। ऐसी बात नहीं है माया, तुम्हारी वैल्यू है, तभी तो तुम यहाँ हो। तो उसने तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी और आज उसकी जगह तुम खड़ी हो। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो हमारे निकाह से पहले हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सब भूल जाओ, पर कुछ फैसले अल्लाह की अदालत में छोड़ देने चाहिए। इंसाफ वहाँ से सबसे सही आता है। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, और मेरे साथ जो हुआ, मेरे दामन पर जो कीचड़ उछाला गया, उसका क्या? उसने रोते हुए पूछा। मीर हासिम कुछ पर रुका, फिर उसके और करीब आया। अल्लाह पर भरोसा है ना? वो वक्त दूर नहीं जब वो खुद सबके सामने अपना गुनाह कबूल करेगी। उस दिन अल्लाह तुम्हें ज़रूर इंसाफ देगा, और अगर दुनिया में नहीं मिला तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें उसका सबसे अच्छा बदला देगा। वो इतने प्यार से समझा रहा था कि माया खान उसे देखते ही रह गई। आपको पुलिस वाला किसने बना दिया? आपको तो काउंसलर होना चाहिए था। वो अनजाने में बोल गई और हाथ से मुस्कुरा दिया। तो समझ गई ना जो मैं समझाना चाह रहा था? वो उसका हाथ नरमी से पकड़कर बोला। माया खान थोड़ी शर्माई और वापस बिस्तर पर बैठ गई। जब बात समझ आ गई तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वो उसे फिर अपनी तरफ बुला रहा था। उसका दिल धड़क उठा। मैं वो आपने कहा था ना वक्त देंगे तो यहाँ आना है तुम्हें मेरे पास, वक्त दूंगा मैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से चैनल बदलकर इस्लामिक लेक्चर्स सुनाना शुरू कर दूं और तुम मुझे फिर वेट कराओ। वो उसके पास आता, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। यार 30 साल से जबरदस्त कुंवारा हूँ। पहली वाली जिया ने भी हरी झंडी नहीं दिखाई। अब तुम भी मत सताओ, वरना तुम्हें वक्त देने लगा तो 30 साल और निकल जाएंगे। तब तो बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे कैसे पैदा करूंगा? वो उसकी कमर में हाथ डालकर पहले सख्त और फिर मुस्कुराते हुए बोला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो शर्मा गई। मतलब लड़की हंस दे तो समझो फंस गई। वो अपनी बाहें फैलाकर उसे पास खींचता और कसकर अपने सीने से छुपा गया। और दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, और जबरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ। लेकिन ये भी सच है, जो औरत अपने शौहर को खुश रखती है अल्लाह भी उससे खुश होता है। तो चलो अल्लाह को खुश करते हैं। वो उसके होठों के बहुत करीब आ गया। तौबा, कोई देख ले तो कौन यकीन करेगा कि इतने रोमांटिक भी हो आप एसपी साहब। माया खान शर्माते हुए मुस्कुराई। रोमांटिक नहीं, शदीद वाला शादीशुदा कुंवारा हूँ। वो ऐसी अदाओं से बोला कि माया खान हंस पड़ी, और मीर हासिम अपने जवान जज्बातों में बहते हुए उसके होठों से वही हंसी चुरा ले गया था। सच कहते हैं कुछ कामों का अमल दुनिया में नहीं मिले तो कुछ आखिरत में। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।